सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए साइंस के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम ज़ोरों शोरों से चल रहा है। काफ़ी सारी शिफ्टों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे बचे हैं जिनका एग्ज़ाम किसी का 21 तारीख को होगा और किसी का 25 तारीख को होगा। तो जिनका भी एग्ज़ाम इन 2 दिनों में है, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो मेरे भाई, अभी भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। और एक बात और मेरे भाई, सभी बच्चों को जब ये क्लास ख़त्म हो जाए ना, तो सभी बच्चों को बताना है कि टोटल 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। क्लियर मेरे भाई? तो ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। जब क्लास ख़त्म हो जाए तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आइए शुरू करते हैं भाई क्लास को। पहला सवाल है, एथेनॉल द्वारा कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित किया जाता है? यह कठोर जल के साथ मिलकर प्रश्नमल बनाता है, इसकी गंध मीठी होती है और यह वाष्पशील होता है, यह क्षारकीय प्रकृति का होता है, कक्ष तापमान पर ठोस होता है। एथेनॉल के द्वारा कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित किया जाता है? तो मेरे भाई, एथेनॉल की गंध मीठी होती है और यह वाष्पशील होता है। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत। दूसरा सवाल, एक कार विराम अवस्था में चलना प्रारंभ करती है, 5 सेकंड के लिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान रूप से त्वरित होती है। 5 सेकंड के अंत में कार का वेग बताओ कितना होगा? तो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। अब सभी को पता है कि चाल बराबर में होता है चाल बराबर में क्या होगा? दूरी बटे में समय होगा। ठीक है भाई, चाल बराबर में क्या होगा? दूरी बटे समय होगा। लेकिन यहाँ से मेरे भाई आपसे क्या पूछा है? आपसे यहाँ पे कार का वेग पूछा है। तो यहाँ से मेरे भाई कार का वेग कितना होगा? भाई देखो, समय कितना दिया हुआ है? आप बोलेंगे 5 सेकंड का। और मेरे भाई त्वरण कितना दिया हुआ है? आप बोलेंगे ए बराबर आपका दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका त्वरण दिया हुआ है। वेग पूछा है तो दोनों को गुणा कर दीजिए, 5 गुणा में 2, आप बोलेंगे 10 मीटर पर सेकंड। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो देखो मेरे भाई, तीसरा सवाल है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ऊर्ध्वगामी बल यानी उत्प्लावन बल का परिमाण क्या होता है? तो देखते हैं कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। ठीक है मेरे भाई, उत्प्लावन बल का परिमाण क्या होता है? यह पिंड द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है, निमज्जित पिंड के भार के बराबर होता है, तरल के आयतन के बराबर होता है, तरल द्वारा लगाए गए दाब के बराबर होता है। तो मेरे भाई, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है, उत्प्लावन जो बल है, इसका परिमाण होता है कि यह पिंड के द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन चेक करो, चौथा नंबर का, मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक मांसपेशियों को संचालन को सीधे नियंत्रित करता है? तो बताइए मेरे भाई, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो स्वैच्छिक यानी कि भाई जो खुद की इच्छा से चलते हों, उन मांसपेशियों के संचालन को सीधे नियंत्रण करता है? तो मेरे भाई, मोटर क्षेत्र है आपका, क्या एसोसिएशन क्षेत्र है, संवेदी क्षेत्र, या मेडुला ऑब्लोंगेटा? तो आप बोलेंगे सर ऐसे क्षेत्र को मोटर क्षेत्र बोला जाता है। आ जाइए, पांचवा क्वेश्चन है, असमान गति से गतिमान किसी वस्तु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो असमान गति बोला है आपने। विभिन्न वस्तुओं पर इसकी चाल विभिन्न होती है क्या? दूसरा बोला, इसका वेग समय के साथ बदलता है क्या? तीसरा बोला, यह असमान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करती है। यहाँ पे बोला कि समय अंतराल में वेग में परिवर्तन शून्य होता है। तो मेरे भाई, असमान गति यानी जिसकी गति समान नहीं है, और यहाँ पे क्या बोला है कि वेग में परिवर्तन शून्य है। भाई वेग बोल दो या गति बोल दो, आप बात तो एक ही है, वेग बोल लो या गति बोल लो। तो असमान गति का मतलब तो गति में परिवर्तन, और यहाँ पे बोला है कि इसमें परिवर्तन शून्य है, मतलब ये नालायक है भाई। तो कौन सा कथन सही नहीं है? डी।
छठे नंबर के सवाल को चेक करो, गैसीय अवस्था के गुण संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो गैसीय अवस्था के गुण के बारे में आपसे पूछा गया है, तो कौन सा कथन सही है। गैसीय अवस्था में अंतरा आणविक दूरी अत्यधिक निम्न होती है और अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिक होता है। तो सर ये बात तो गलत है, क्योंकि मेरे भाई आप सभी को पता है कि जो गैसों के कण है ना वो दूर दूर होते हैं। भाई तुम्हें पता है गैसों के कण दूर दूर होते हैं, जबकि यहाँ पे बोला है कि दूरी मेरे भाई क्या है, निम्न है। तो सर ये तो गलत हो गया। दूसरा बोला गैसीय अवस्था में अंतराण्विक दूरी और अंतराण्विक आकर्षण बल अत्यधिक निम्न होते हैं। तो फिर से मेरे भाई ये बात गलत, यहाँ पर फिर से वही बोली कि अंतराण्विक दूरी क्या हो गई मेरे भाई, निम्न। तो सर ये भी गलत हो गया। तीसरा बोला अंतरा आणविक दूरी अत्यधिक होती है और अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होता है, निम्न होता है। बिल्कुल मेरे भाई राइट आंसर आपका 3 है। क्लियर मेरे भाई। तो दूरी मेरे भाई क्या होती है, ज़्यादा होती है और कणों के बीच में जो लगने वाला बल है वो कम होता है। तो राइट आंसर डी हो गया। 7वें नंबर का सवाल है, किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा को खाली स्थान के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तुम्हारे पास में कोई पिंड है तो बताओ उसकी यांत्रिक दूरी को तुम किसके योग के रूप में व्यक्त करोगे। ध्वनि ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा के रूप में, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा। तो मेरे भाई आपसे बोला यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा होता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है मेरे भाई, यांत्रिक ऊर्जा होता है। 8वें नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक का अपना स्वयं का डीएनए नहीं होता। मेरे भाई तुम्हारे सामने 4 कोशिका अंग दिए हुए हैं, तुमसे पूछे कि इनमें से किसका अपना डीएनए नहीं होता। तो बताओ मेरे भाई कितने बच्चे हैं जो सवाल का आंसर करेंगे। न्यूक्लियस, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर आपका लाइसोसोम। तो आप बोलेंगे लाइसोसोम का खुद का डीएनए नहीं होता, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई, कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम है। 9वें नंबर का सवाल है, जब हम अपनी हथेली पर एसीटोन यानी कि नेल पॉलिश रिमूवर डालते हैं तो हमें ठंडक प्रतीत होती है, क्योंकि। तो मेरे भाई अब लड़कियों को ज़्यादा पता होगा क्योंकि नेल पॉलिश तो लड़कियां ही लगाती हैं यहाँ पे। तो आपसे बोला कि अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं तो हमें ठंडक प्रतीत क्यों होती है। यह हथेली से ऊष्मा अवशोषित कर लेता है तथा शीघ्रता से वाष्पित हो जाता है। क्या पहला ऑप्शन सही है क्या। यह ठंडी वाष्प मुक्त करता है, हथेली पर उपस्थित जल के साथ अभिक्रिया करता है, त्वचा पर तंत्रिका संकेतों का अवरुद्ध कर देता है। तो आप बोलेंगे कि सर एसीटोन से ठंडक क्यों मिलती है, क्योंकि हथेली से जो ऊष्मा है उसको अवशोषित कर लेता है और वाष्पित हो जाता है मेरे भाई। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। 10वां सवाल है मेरे भाई, कुछ सरीसृपों में संतति का लिंग खाली स्थान के द्वारा निर्धारित होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएंगे आंसर क्या होगा। कुछ सरीसृपों में संतति का जो लिंग है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है। अंडों के ऊष्मीय तापमान में, लिंग गुणसूत्र, वायु गुणसूत्र की उपस्थिति या अनुपस्थिति, माता में हार्मोन का स्तर। तो सरीसृपों की बात हो रही है अंडों के ऊष्मायन तापमान में। राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। तो सारे के सारे बच्चे मेरे भाई अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखना और जब क्लास खत्म हो जाए तो बताना कि 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। 11वां सवाल है, एक धात्विक चालक कक्ष तापमान पर ओम के नियम का पालन करता है। ठीक है सर। जब इस पर प्रयुक्त विभवांतर V से 2V तक बढ़ा दिया जाता है तो तापमान को स्थिर रखा जाता है। तो बताओ चालक में प्रवाहित धारा आपकी क्या होगी। तो देखते हैं कितने बच्चे सवाल का राइट आंसर करेंगे। ऊष्मीय प्रभाव के कारण दुगने से कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग में वृद्धि के कारण दोगुने से अधिक हो जाएगी। तीसरा है प्रतिरोध स्थिर होने के कारण दुगनी हो जाएगी। अपरिवर्तित रहती है, केवल धारा केवल प्रतिरोध पर निर्भर करती है। तो बताओ मेरे भाई राइट आंसर क्या होगा। तो देखो सवाल को फिर से समझो। इसने बोला कि विभवांतर पहले V था, अब इसको 2V कर दिया तो मेरे भाई और तापमान को स्थिर रखा जाता है। तो बताओ प्रवाहित धारा आपकी क्या होगी। तो आप बोलेंगे
प्रतिरोध स्थिर होने के कारण दुगनी हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अरे आप सभी को पता है कि V बराबर में क्या होता है? आई आर होता है। तो यहाँ से अगर मैं I की वैल्यू निकालूँ तो ये क्या हो गया मेरे भाई? V अपॉन में R हो जाएगा। लेकिन इसने बोला कि V को 2V कर दो। अब V की जगह पर अगर 2V करूँगा तो ये 2V अपॉन में R हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर V अपॉन में R तो यहाँ पर भी है, V अपॉन में R तो यहाँ पर भी है, तो ये 2 लग गया ना इसके आगे, मतलब ये दुगनी हो गई। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। 12वां सवाल है, निम्नलिखित पौधे में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की सामान्यतः मिट्टी द्वारा आपूर्ति की जाती है? तो बताओ, इनमें से 4 पोषक तत्व हैं, किसकी पूर्ति जो है पौधे में मिट्टी के द्वारा की जाती है? तो हाइड्रोजन क्या मिट्टी से लेता है क्या? कार्बन ऑक्सीजन मिट्टी से लेता है क्या? नहीं सर। पौधा जो है मेरे भाई, जो बोरोन है ना, वो मेरे भाई कहाँ से लेता है? मिट्टी से लेता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 13वां सवाल है, मानव लार में पाए जाने वाला लाला एंजाइम का क्या कार्य है? तो मेरे भाई लाला एंजाइम बिल्कुल सारे बच्चे बताएंगे। तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने लाला एंजाइम का नाम पहली बार सुना हो, लेकिन बिल्कुल मेरे भाई, तो मानव शरीर में पाए जाने वाला लाला एंजाइम का काम क्या है? तो सर लाला एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को सामान्य शर्करा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो लाला एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। राइट आंसर सी होगा। 14 नंबर का सवाल है, जब हम शर्करा को जल में घोलते हैं तो क्या होता है? तो शर्करा को अगर तुम जल में घोलोगे तो बताओ मेरे भाई क्या होगा? शर्करा और जल के कण मिश्रित नहीं होते हैं, शर्करा के कण जल में ऊपर तैरते हैं, कोलाइडी विलयन बनता है, शर्करा के कण जल के कणों के बीच के स्थान में समा जाते हैं। तो मेरे भाई जब तुम चीनी जो कि आजकल बहुत महंगी हो रही है मेरे भाई, तो जब तुम चीनी को पानी में घोलते हो तो क्या होता है? वो चीनी कहाँ गायब हो जाती है? तो आप बोलेंगे कि सर जो चीनी के कण हैं वो जल के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसमें समा जाते हैं। डी आंसर होगा। 15 नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है, कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अपर रूप विद्युत का चालन करता है? तो आप सभी को पता है मेरे भाई कि ग्रेफाइट ही वो चीज़ है जो कि विद्युत की सुचालक है। तो राइट आंसर बी होगा। 16 नंबर का सवाल है, किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा को खाली स्थान के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले करवा दिया था। तो मेरे भाई इस 16वें क्वेश्चन को हम हटाते हैं, ये तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो गया? रिपीट हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो यांत्रिक ऊर्जा अभी बताया था, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देते हैं। अगला सवाल है मेरे भाई, ये 16 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय लवण का एक उदाहरण है? तो बताइए मेरे भाई, क्षारीय लवण का उदाहरण इनमें से कौन सा है? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई कि क्षारीय लवण का उदाहरण कौन सा है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, तो HCl तो मेरे भाई ठीक है क्या होता है? सर HCl तो आपका ठीक है क्या होता है? अम्ल होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्षारीय लवण कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम खाने का सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? खाने का सोडा बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 17 नंबर का सवाल है, कौन सा ऊर्जा परिवर्तन सामान्यतः अपघटन अभिक्रियाओं से जुड़ा है? तो अपघटन अभिक्रिया में कौन सा मेरे भाई ऊर्जा परिवर्तन होता है? उत्क्रमणीय, ऊष्मा शोषी, कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं, ऊष्मा क्षेपी। तो मेरे भाई अपघटन अभिक्रियाओं में ऊष्मा शोषी ऊर्जा परिवर्तन होता है। ऊष्मा शोषी का मतलब होता है जो ऊष्मा को शोषण कर लेता है मेरे भाई। ठीक है, ऊष्मा को खुद में समा लेता है। 18 नंबर का सवाल है, एक वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई, बनने वाला प्रतिबिंब बताओ कैसा होगा? एक वस्तु है जो कि अवतल दर्पण के कहाँ पे रखी गई है? वक्रता केंद्र पर। तो बताइए मेरे भाई बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अनंत पर बनेगा? नहीं सर मेरे भाई, वक्रता के केंद्र पे बनेगा, समान आकार वाला बनेगा। बिल्कुल मेरे भाई, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मज़े हैं, बाकी सभी का सवाल गलत है। 19 नंबर का सवाल तुम्हारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने लवण विलयन में लेड को विस्थापित नहीं करेगी? तो बताओ मेरे भाई कौन सी धातु है जो अपने लवणीय विलयन में लेड यानी कि होता है सीसा, यानी जिसको Pb से दर्शाते हैं। तो बताओ लेड को प्रतिस्थापित कौन सी धातु नहीं करेगी? कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर या फिर मेरे भाई मैग्नीशियम? ये मैग्नीशियम है। ठीक है मेरे भाई,
तो आप बोलेंगे सर कॉपर, ठीक है। लेड को प्रतिस्थापित कौन नहीं करेगा? कॉपर। 20वां सवाल है, बीज में ऐसा क्या है जो नए पौधे के विकास के लिए आवश्यक है? तो मेरे भाई बताइए कि बीज में ऐसा क्या होता है जिससे नया पौधा बनता है? तो आप बोलेंगे सर बीज में भ्रूण होता है। क्या होता है मेरे भाई? भ्रूण होता है। अगले क्वेश्चन को चेक करो। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में कौन सी विशेषता सही है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपने खूब पढ़ी होंगी। अब आपसे पूछा है कि बताओ कौन सी विशेषता सही है। क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी? नहीं सर, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। ये विवृत वक्र होती है? नहीं सर। सदैव समान ध्रुव पर प्रारंभ और समापन होता है? नहीं सर। सदैव संवर्त लूप बनाती है? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आइए 22वें नंबर का सवाल है, जब न्यूटन ने पहले प्रिज्म के बाद एक दूसरा प्रिज्म उल्टी स्थिति में रखा तो निर्गत किरणपुंज बताओ क्या होगा? जब न्यूटन ने पहले प्रिज्म के बाद एक दूसरा प्रिज्म उल्टी स्थिति में रखा तो निर्गत किरणपुंज बताओ क्या होगा? श्वेत प्रकाश का होगा, केवल बैंगनी प्रकाश, केवल लाल प्रकाश, या रंगों का इंद्रधनुष होगा? तो बताइए मेरे भाई, जब न्यूटन ने प्रिज्म के बाद एक दूसरा प्रिज्म उल्टी स्थिति में रखा तो निर्गत किरणपुंज क्या होगा? केवल श्वेत प्रकाश होगा। देखो होगा क्या, मान लो ये तुम्हारे पास में एक प्रिज्म है, यहाँ से तुमने सफ़ेद प्रकाश डाला तो ये प्रकाश 7 रंगों में यहाँ से बट गया, लेकिन से इसने बोला कि प्रिज्म के बाद एक और प्रिज्म रख दिया और वो भी उल्टी स्थिति में, तो सीधी सी बात है जो काम इसने सीधा रह के किया था अब ये उल्टा हो जाएगा मेरे भाई, तो ये इसका उल्टा काम करेगा। तो इसने 1 को 7 में बांटा, ये 7 को फिर से 1 में बांट देगा, तो श्वेत प्रकाश बनेगा मेरे भाई, ठीक है। इसने एक प्रकाश को 7 रंगों में बांटा लेकिन इसको फिर उल्टा कर दिया, उल्टा कर देते 7 को फिर से 1 में बदल देगा, तो राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा, ठीक है मेरे भाई। 23 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं है? क्या खाना पकाने में अल्ट्रासाउंड का प्रयोग होता है क्या? नहीं मेरे भाई, तो ये तो गलत हो गया यार। अरे भाई कभी भी तुम मान लो रोटी बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, तो क्या अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी का प्रयोग करते हो क्या? सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड में सोनोग्राफी मान सकते हो आप। आंतरिक अंगों की इमेजिंग, बिल्कुल भाई सोनोग्राफी। भाई तुम्हारे पेट में मान लो कोई गड़बड़ है तो अल्ट्रासाउंड ही तो की जाती है, सोनोग्राफी तो करते हैं, तो ये बात तो सही है। नाजुक मशीनरों की सफाई करने में ये बात भी सही है। धातु ब्लॉक में दरारों का पता लगाने के लिए ये बात भी सही है, लेकिन खाना पकाने के लिए अल्ट्रासाउंड कौन कर रहा है भाई? हमारे यहाँ तो नहीं करते। आइए 24 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनुष्यों में यौन परिपक्वता की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन है? तो मेरे भाई मान लो कि कोई लड़का जवान हो गया या फिर कोई लड़की जवान हो गई, तो कैसे पता लगता है भाई? ठीक है, मान लो तुम पहले छोटे थे, अब तुम जवान हो गए, तो तुम जवान हो गए, तुम्हारे घर वाले बोलने लग गए होंगे कि भाई लड़के की शादी की उम्र हो गई, लड़के की शादी की उम्र हो गई। तो घर वालों को कैसे पता लगता है कि लड़के की शादी की उम्र हो गई या लड़की की शादी की उम्र हो गई? तो मेरे भाई देखो, वयस्कता के बाद शुरू होता है और माता पिता बनने के लिए तत्परता की ओर ले जाता है। तो मेरे भाई दूसरे को कैसे पता लगा कि ये बच्चे पैदा करने के लायक है या नहीं है? तो सर ऐसे तो नहीं पता चलता, यह अचानक होता है और शरीर के विकास के अंत का संकेत देता है। शरीर के विकास का अंत नहीं सर मेरे भाई, यह किशोर अवस्था के दौरान होने वाली क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर और हार्मोनल परिवर्तन शामिल होते हैं। यह बात बिल्कुल सही है मेरे भाई, तो सी आंसर आपका सही है भाई। कोई लड़का जवान हो गया तो कैसे पता लगेगा? उसके चेहरे पे कील मुहासे होने लग जाएंगे, ठीक है, मतलब सब में नहीं होता लेकिन होता है मोस्टली, ठीक है, दाढ़ी मूंछ आने लग जाएंगे मेरे भाई। तो ऐसी कंडीशन में पता लगता है भाई हाँ भाई अब लड़का जवान हो गया, शादी कर देनी चाहिए। तो राइट आंसर सी होगा। 25 नंबर का सवाल है, दारू जाइलम एक जटिल स्थायी उत्तक है, इसके संगठन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जाइलम के बारे में आपसे पूछा है मेरे भाई, तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे जाइलम। तो आप बताएंगे वाहिनिका, चालनी, कोशिका और फ्लोएम मृदुतक। सह कोशिकाएं वाहिनिका और जाइलम रेशा, वाहिनिका जाइलम मृदुतक और जाइलम रेशा, वाहिका जाइलम स्थूल कोणोतक, ठीक है, और जाइलम रेशा, ठीक है भाई। तो जाइलम एक जटिल स्थायी उत्तक है, इसके संगठन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मेरे भाई जाइलम का जो संगठन है वो वाहिनिका से होता है, जाइलम मृदुतक और जाइलम रेशा, राइट आंसर सी है। आ जाइए 26 नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को तैयार करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? मान लो कि मैं तुमसे बोलूँ कि ब्लीचिंग पाउडर बना दो मेरे भाई, तो तुम किस चीज़ का उपयोग करके बनाओगे? आप बोलेंगे सर कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके हम ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं, तो राइट आंसर सी होगा। 27 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा वहन करने वाले धात्विक तार से संबंधित है? तो बताओ मेरे भाई, विद्युत धारा का वहन करने वाले धात्विक तार से किसका संबंध है? केवल विद्युत विभव, इसके परितः एक चुंबकीय क्षेत्र, केवल ऊष्मा, कोई भौतिक प्रभाव नहीं। तो कौन सा विद्युत धारा वहन करने वाले धात्विक तार से संबंध है? ऑप्शन नंबर बी। भाई मान लो ये तुम्हारे सामने एक तार जा रहा है, इस तार में से लाइट जा रही है, तो यानी कि इसमें से लाइट जाएगी, इसमें से करंट जाएगा ना, करंट जाएगा, तो इसके चारों ओर मेरे भाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, चुंबकीय क्षेत्र। 28 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। अभिकथन 1 है, ऑक्सीजन के साथ कॉपर की अभिक्रिया में ऑक्सीजन अपचायक के रूप में कार्य करता है क्या? ऑक्सीजन के साथ अगर कॉपर की अभिक्रिया करवा दूं तो मेरे भाई क्या ऑक्सीजन अपचायक के रूप में काम करेगा? ऑक्सीजन कॉपर से मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनाएगा क्या? बताइए मेरे भाई। तो आप बोलेंगे सर पहली बात तो गलत है यार, इसने बोला ना कि ऑक्सीजन अपचायक के रूप में काम करेगा, तो ये तो गलत है। लेकिन ये सही है कि ऑक्सीजन कॉपर के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। तो ए असत्य है और बी आर आपका क्या है? सत्य, ठीक है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो ठीक है, सी आंसर देने वालों का सही है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट तक देखना है भाई, बाद में कमेंट करना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। 29 नंबर का सवाल है, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के मुंह के अंदर देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? मान लो कि कभी तुम मेरे भाई डॉक्टर के पास में जाओ, ठीक है, तुम कभी दांतों के डॉक्टर के पास में जाओगे और तुम्हारे दांतों में कोई गड़बड़ है, तो वो तुम्हारे दांतों को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करेगा? सभी बच्चे बताएंगे। तो आप बोलेंगे सर अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है कि मेरे भाई ठीक है, अवतल दर्पण मेरे भाई क्या करेगा कि तुम्हारे दांतों के अंदर की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना उनको बड़ा करके दिखा देगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है, जूम करके दिखाता है ये। अगला सवाल मेरे भाई तुम्हारे सामने है, 31 नंबर का नहीं है, 30वें नंबर का, ठीक है मेरे भाई, 29 था, अब ये 30 नंबर का सवाल तुम्हारे सामने हो गया। एक कण है जिसकी त्रिज्या है 1.5 मीटर, यानी आर बराबर में कितनी है? 1.5 मीटर इसकी त्रिज्या है। वृत्त में 3 रेडियंस पर सेकंड कोणीय वेग से गति कर रहा है, यानी कि जो तुम्हारा कोणीय वेग है, कोणीय वेग बोले तो ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है सर? 3 रेडियस पर सेकंड, ठीक है, 3 रेडियन पर सेकंड है। तो आपसे बोला है कि इसके रैखिक वेग और कोणीय वेग का अनुपात बताओ आपका क्या होगा? तो आप बोलेंगे मेरे भाई कि रैखिक वेग और कोणीय वेग के बीच का जो संबंध होता है वो होता है मेरे भाई, आप बोलेंगे कि देखो इनके बीच का संबंध होता है कि रैखिक वेग बराबर में होता है, रैखिक वेग बराबर में होता है कोणीय वेग, कोणीय वेग गुणा में क्या होता है मेरे भाई? त्रिज्या होता है। क्या होता है? त्रिज्या। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, रैखिक वेग बराबर होता है कोणीय वेग अपोन में गुणा में क्या होती है? त्रिज्या। तो यहाँ से मेरे भाई आपसे बोला कि रैखिक वेग और कोणीय वेग के बीच का अनुपात बताओ क्या होगा? तो कोणीय वेग को इसके नीचे लेके आ जाओ, यानी रैखिक वेग को यू लिख दो, कोणीय वेग को ओमेगा लिख दो। इनके बीच का जो रिलेशन है वो किसके बराबर होगा? त्रिज्या के बराबर होगा। तो त्रिज्या कितनी है मेरे भाई? 1.5 है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 लग जाएगा, 15/10 होगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई? तो कभी भी कोई भी आपसे पूछे कि बताओ रैखिक वेग और कोणीय वेग के बीच में क्या संबंध होता है, तो आप बता देना कि सर रैखिक वेग बराबर होता है कोणीय वेग गुणा में त्रिज्या। तो तुमसे रैखिक वेग और कोणीय वेग का अनुपात पूछा था, कोणीय वेग को इसके नीचे लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा रैखिक वेग बटे में कोणीय वेग बराबर में हो जाएगा त्रिज्या। तो त्रिज्या मेरे भाई कितने? 1.5 है, 1.5 पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 लगेगी, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10। यही तुम्हारे सवाल का आंसर है। 31 नंबर का सवाल है, एक सबलित पत्ती का उपयोग करके स्टार्च परीक्षण में अंत में आयोडीन विलयन मिलाने का क्या उद्देश्य है? मेरे भाई एक सबलित पत्ती का उपयोग करके स्टार्च परीक्षण में अंत में अगर उसमें आयोडीन विलयन मिला दूं तो उसका क्या उद्देश्य है? हरे क्षेत्रों में क्लोरोफिल हटाने का,
पत्ती में मौजूद स्टार्च को अभिरंजित करना, स्टार्च को विलीन करना, हरित लवक रहित क्षेत्रों की पहचान करना। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पत्ती में मौजूद स्टार्च को अभिरंजित करना। अगला सवाल है 32वां। एक अनिषेचित अंडा सामान्यतः मादा जनन पथ में कितने समय तक जीवित रहता है? एक अनिषेचित अंडा है जो मादा जनन पथ में कितने समय तक जीवित रहता है? तो आप बोलेंगे मेरे भाई लगभग देखो 1 से 2 दिन रहता है, यानी कि लगभग 24 घंटे यहाँ पे मान सकते, ठीक है। 1 से 2 दिन यहाँ पे मान सकते हो, ठीक है। फिर 1 से 2 दिन तक अगर वो निषेचन उसका नहीं हुआ तो फिर मेरे भाई पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है मेरे भाई लड़कियों में। तो लगभग 24 घंटा, 1 से 2 दिन तो है नहीं, तो लगभग 24 घंटा मान सकते हो आप इसको। 33 नंबर का सवाल है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 27 है और इसमें 14 न्यूट्रॉन है उपस्थित होते हैं। तो बताइए मेरे भाई किस तत्व की द्रव्यमान संख्या मेरे भाई कितनी है? 27 और न्यूट्रॉन की संख्या 14 है। तो आप बोलेंगे सर ऐसा कारनामा तो हमारे एल्यूमिनियम में होता है जिसकी द्रव्यमान संख्या 27 और न्यूट्रॉन कितने इसमें 14। आइए 34 नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। कौन सा अंग मानव मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है? तो बताओ मेरे भाई कि मानव मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा मेरे भाई कौन सा है? तो मेरे भाई क्या लड़कियों में विरेचन होता है? नहीं सर। शुक्रवाहिका होते नहीं, लड़कियों में होता है गर्भाशय। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मज़े हैं, बाकी सभी का सवाल गलत है। आइए 35 नंबर का सवाल है, स्पाइरोगायरा की कौन सी विशेषता खंडन को सफल बनाती है? स्पाइरोगायरा की कौन सी विशेषता जो है खंडन को सफल बनाती है? बीजों की उपस्थिति, एक कोशिकीय संरचना, जटिल ऊतक, सरल तंतु में गाय। तो आप बोलेंगे स्पाइरोगायरा की कौन सी विशेषता खंडन को सफल बनाती है? सरल तंतु में गाय। 36 नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? एकाधिक परावर्तन बड़े होल में ध्वनि वितरण में वृद्धि कर देंगे, एकाधिक परावर्तन ध्वनि की पिच को बदल देते हैं, एकाधिक परावर्तन प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, छोटे कमरे में एकाधिक परावर्तन अवांछनीय है। तो बताओ मेरे भाई इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो आप बोलेंगे एकाधिक परावर्तन ध्वनि की पिच को बदल देते हैं। ये बात मेरे भाई पूरी तरीके से क्या है? गलत है। एकाधिक परावर्तन का मतलब है एक से अधिक परावर्तन। अगर एक से अधिक परावर्तन होंगे तो क्या ध्वनि की पिच बदल जाएगी? नहीं मेरे भाई। तो राइट आंसर तुम्हारा बी है। 37 नंबर का सवाल है, बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन के लिए परिवहन तंत्र क्यों आवश्यक है? बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन के लिए परिवहन तंत्र क्यों आवश्यक है? तो मेरे भाई अब देखो उत्सर्जन के लिए परिवहन तंत्र, अब परिवहन का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना मेरे भाई। तो अपशिष्ट उत्पादों को उन अंगों तक ले जाने के लिए जो उन्हें निष्कासित करते हैं। राइट आंसर बी होगा। 38 नंबर का सवाल है, यौगिक के अणु की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यौगिकों के अणु की अवधारणा के बारे में कौन सा कथन सही है? किसी यौगिक का अणु विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के पृथक्करण से बनता है। दूसरा बोला किसी यौगिक का अणु विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के संयोजन से बनता है। तो यही बात आपकी बिल्कुल सही है कि किसी भी यौगिक का जो अणु है वो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के संयोजन से बनता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, मान लो कि तुम्हारे पास में जल है, तो जल में मेरे क्या होता है? H2 होता है। तो ये जल क्यों बना? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आए इसमें। तो मेरे भाई विभिन्न तत्वों, यानी विभिन्न तत्व नहीं, 2 तत्व हो गए इसमें, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन हो गया। तो इनके परमाणुओं के संयोजन से क्या बनता है? यौगिक बनता है। अगला सवाल है मेरे भाई 38 नंबर का। ठीक है, 38 नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है, एक पुस्तक मेज पर विराम अवस्था में है, कौन सा कथन न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया युग्म का सही वर्णन करता है? तो मेरे भाई न्यूटन की गति का तीसरा नियम, मेज द्वारा वस्तु पर लगाया गया अभिलंबवत बल और पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल एक क्रिया प्रतिक्रिया का युग्म है। दूसरा बोला पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल और मेज द्वारा वस्तु पर लगाया गया अभिलंबवत बल एक क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। तीसरा बोला पृथ्वी द्वारा वस्तु पर तथा पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल एक क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। तो ये बात बिल्कुल सही है मेरे भाई। ठीक है भाई, वस्तु ने पृथ्वी पे बल लगाया, पृथ्वी ने वस्तु पे बल लगाया, तो यही क्रिया प्रतिक्रिया है मेरे भाई। ठीक है,
मैं तुम्हारे चांटा मार दूं, तुम मेरे चांटा मार दो, तो यही कृत्य क्रिया प्रतिक्रिया है। ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारे चांटा मारूं फिर तुम्हारे पापा मेरे चांटा मारेंगे, तो ये फिर क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है, ये क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है मेरे भाई। ठीक है भाई, मैं तुम्हारे चांटा मार दूं फिर तुम्हारे पापा मेरे चांटा मार दे, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। क्रिया प्रतिक्रिया ये है कि मैं तुम्हारे चांटा मार दूं फिर तुम मेरे चांटा मार दो, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया है। यानी मैं जिस पे बल लगाऊंगा वही मेरे ऊपर बल लगाएगा। तो यहाँ पे वही है कि पृथ्वी तो वस्तु पे बल लगाएगी पुस्तक पे, और पुस्तक मेरे भाई पृथ्वी पे बल लगाएगी। तो राइट आंसर सी है। 39 नंबर का सवाल है, सॉरी 39 है या 40 है, ठीक है 38 तो ये हो ही गया था, ये तुम्हारे 39वां सवाल है। अब तुम्हारा 40वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी फसल की किस्म सुधार विधि है जिसमें वांछित अभिलक्षण प्रदान करने वाले जीन को समाविष्ट किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी फसल की किस्म सुधार विधि है जिसमें वांछित अभिलक्षण प्रदान करने वाले जीन को समाविष्ट किया जाता है। अनुवांशिक विकसित फसलें मेरे भाई, कलम बांधना, मुकुलन करना, प्राकृतिक कायिक जनन। तो आप बोलेंगे अनुवांशिक विकसित फसलें। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर ए, उनके मज़े, बाकी सभी का सवाल गलत है। 41वां सवाल है, यदि धारा और प्रतिरोध दोनों को आधा कर दिया जाए तो शक्ति घटकर क्या हो जाएगी। इसने बोला कि अगर मैं देखो धारा को भी आधा कर दूं और मैं प्रतिरोध को भी आधा कर दूं, तो बताओ मेरे भाई शक्ति पे क्या परिवर्तन होगा। तो शक्ति मेरे भाई हो जाएगी 1/8। ठीक है मेरे भाई, शक्ति क्या हो जाएगी 1/8 हो जाएगी। 42 नंबर का सवाल है, किस विलयन में H आयनों की सांद्रता अधिक होगी। तो H आयनों की सांद्रता सबसे ज़्यादा किस में होगी। तो मेरे भाई जो वस्तु जितनी ज़्यादा अम्लीय होगी, जो चीज़ जितनी ज़्यादा अम्लीय होगी उसमें H आयन उतने ही ज़्यादा होंगे। और मेरे भाई इनमें से सबसे ज़्यादा अम्ल किस में है, तो आप बोलेंगे सर 3 में। भाई 7, देखो यहाँ पे मेरे भाई 7 है, तो 7 वाला तो उदासीन हो गया, 7 वाला तो उदासीन हो गया, जबकि हमें तो अम्ल चाहिए। भाई H आयन किस में, देखो H आयन किस में होते हैं, अम्ल में, और OH माइनस आयन किस में होते हैं, क्षार में। तो मेरे भाई अम्ल तो यही है, बाकी 7 से अगर ज़्यादा है तो वो तो क्षार हो गए, तो ये दोनों तो क्षार हो गए, अम्ल तो इसमें यही है। 43 नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है, प्याज की जड़ की वृद्धि उसके ऊपरी भाग को काटने के बाद क्यों रुक जाती है। प्याज की जड़ों की जो वृद्धि है अगर मैं उसके ऊपरी भाग को काट दूं तो मेरे भाई वो क्यों रुक जाएगी। विभज्योतक कोशिकाएं रिक्तिकाओं का त्याग कर देती है, पार्श्व विभाज्योतक क्षतिग्रस्त हो जाता है, अंतःवर्षीय विभोज्योतक कार्य करना बंद कर देता है, या फिर मेरे भाई शीर्षस्थ विभोज्योतक जो नई कोशिकाओं निर्माण करता है उसे हटा दिया जाता है। तो बिल्कुल मेरे भाई ये बात सही है कि भाई शीर्ष मतलब होता है ऊपर का, तो ऊपर के हिस्से को अगर तुमने काट दिया तो नई कोशिकाओं का जो निर्माण है वो रुक जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। 44 सवाल है, किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसमें मौजूद ऊर्जा को क्या कहा जाता है। किसी पिंड की स्थिति और उसके विन्यास के कारण उसमें मौजूद ऊर्जा को क्या कहा जाता है। क्या विभव ऊर्जा कहेंगे मेरे भाई, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या तापीय ऊर्जा। तो आप बोलेंगे किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसमें मौजूद ऊर्जा को विभव ऊर्जा कहते हैं। 45 नंबर का सवाल है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण के लिए यह दर्पण के पीछे होता है। नहीं मेरे भाई, ये बात आपकी बिल्कुल गलत है कि अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र है ना वो उसके पीछे नहीं होता मेरे भाई, ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। तो पहला ही गलत है मेरे भाई, आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। 45 नंबर का सवाल है, सह संयोजन आबंध किसके द्वारा होते हैं। तो मेरे भाई सह संयोजन जो आबंध है प्रोटॉन के द्वारा होते हैं, इलेक्ट्रॉन का अंतरण, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या न्यूट्रॉनों के ग्रहण। तो आप बोलेंगे मेरे भाई कि जो आपका सह संयोजक बंध है वो मेरे भाई किसके द्वारा बनते हैं। आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा। मेरे भाई मान लो कि तुम्हारे पास में कार्बन है, अब कार्बन ये 4 बॉन्ड बनाएगा, तो मेरे भाई मान लो यहाँ पे H है, तो ये H के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये बॉन्ड कौन बनाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कार्य क्या बनते हैं मेरे भाई, बॉन्ड बनते हैं।
तो राइट आंसर तुम्हारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। भाई हमने कुछ गलती तो नहीं करी इनकी नंबरिंग देने में। ये 45वां था, ये तुम्हारा 46वां था। ठीक है मेरे भाई। 47वां सवाल है, कौन सा यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन मेरे भाई कौन सा है, प्रोपीन, बेंजीन, प्रोपाइन या फिर मेरे भाई साइक्लोहेक्सिन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, साइक्लोहेक्सिन। 48 नंबर का सवाल है, एक वस्तु पानी पर तैरती है क्यों। अब मान लो तुम पानी में गिर जाओ तो तुम पानी में तैरोगे, नहीं तैरोगे। तैरना आता होगा तो तैर लोगे, वरना नहीं तैरोगे। मान लो तुम्हारा मोबाइल पानी में गिर जाए तो क्या मोबाइल पानी में तैरेगा, नहीं तैरेगा। लेकिन वहीं पर अगर तुम्हें लकड़ी पानी में डाल दो तो लकड़ी तो पानी में तैर लेगी। अब क्यों तैर लेगी, उसका रीज़न सुनो। ठीक है, तो कोई वस्तु पानी पे तैरते क्यों, क्योंकि उसका जो घनत्व है पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है, तभी तो वो पानी पे तैरेगी। 49वां सवाल है, कौन सा लघु अवधि की फसल किस्मों का लाभ नहीं है। तो लघु अवधि की फसल किस्मों का लाभ कौन सा नहीं है। फसल क्षति का उच्चतर संयोग, बहु संचयन की संभावना, उत्पादन लागत में कमी, शीघ्र कटाई। तो मेरे भाई लघु अवधि की फसल किस्मों का लाभ कौन सा है, फसल क्षति का उच्चतर संयोग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मान लो कोई लघु अवधि की फसल है, कोई ऐसी फसल लो मेरे भाई जो कम टाइम में पक जाए, कम टाइम में रेडी हो जाए, तो क्या उससे फसल क्षति का उच्चतर संयोग होता है, नहीं मेरे भाई। अरे मान लो कि तुम्हारे पास में कोई ऐसी फसल है जो 2 महीने में पक जाती है, तो लेकिन उसका अगर नुकसान होने लगे तो भाई 2 महीने का वेट थोड़ी होगा, 15 दिन में भी हो जाए नुकसान। तो फसल क्षति का उच्चतर संयोग ये तुम्हारा गलत है मेरे भाई। 50वां सवाल तुम्हारे सामने है, कौन सा तत्व मानक स्थितियों के अंतर्गत विशेष रूप से अधातु में वर्गीकृत है। तो मेरे भाई अधातु क्या, जिंक अधातु, चांदी, पारा, सर ये तीनों तो धातु हैं। हाइड्रोजन क्या है मेरे भाई, आपकी अधातु। तो मेरे भाई ये थे आज के टोटल 50 क्वेश्चन। मैंने बोला था कि टोटल आपको 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन मैंने तुमको करवा दिए। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे अब बताओ कि 50 में से आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। फटाफट से कमेंट कर दो। जय हिंद, जय भारत।